नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर चल रहे विवाद की। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा सियासी रंग लेता नजर आ रहा है, जहां राजनीतिक दलों ने नेता अतिक्रमणकारियों के समर्थन में सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी से 10 सदस्यीय सपा के प्रतिनिधिमंडल अतिक्रमणकारियों से मिलने हल्द्वानी पहुंचे, तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के सदस्यों ने भी उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रपति के इस मसले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया गया। इस दौरान जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना सैयद मोहम्मद और जिला अध्यक्ष मौलाना मुकीम ने कहा कि यहाँ की आवाम हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही काफ़ी परेशान हैं। हम हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के आधार पर सभी लोगों को सर्दी के दिनों में किसी भी इंसान के सर से छत छीनना किसी के हित की बात नहीं है। वह सभी तब हो रहा है जब लोगों के पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। संगठनों ने आज ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, और ज्ञापन के माध्यम से जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके तहत जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी है उसमें विस्थापन की और कुछ अन्य मांगों को इंगित किया गया है। मेरे द्वारा ज्ञापन उचित माध्यम से संबंधित महामहिम को भेज दिया जाएगा। जमीयत उलमा का तो पहले ही दिन से इस सिलसिले में समर्थन है, कोशिश है। जमीयत उलमा की जो लोकल बॉडी और लोकल टीम है वो पहले दिन से इस मामले पर निकल रही है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो मुतासरा और प्रभावित इलाके हैं उनकी भरपूर मदद की जाएगी। इस सिलसिले में जो नेशनल बॉडी है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी जो इस जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बराबर राब्ता है और जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट जा रही है। न्याय की हर उस दरवाजे पर जाएगी जहाँ से हम प्रभावित लोगों को, मुतासरा लोगों को यकीन दहानी के साथ आ रहे हैं कि हमें कामयाबी मिलेगी। तो ऋषभ पंत की कार एक्सीडेंट के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दासोनी ने कहा है कि इसे विडंबना ही कहेंगे कि अस्पताल में भर्ती उत्तराखंड के सपूत क्रिकेटर ऋषभ पंत का रुड़की में सड़क में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। दासोनी ने कहा कि जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका हाल जानने अस्पताल पहुंचे और ऋषभ पंत ने अपने एक्सीडेंट का कारण सड़क के गड्ढों को बताया और निश्चित तौर पर यह सरकार को आईना दिखाने के बराबर की बात हुई। दासोनी ने इसे राहत की भरी खबर बताया कि प्रदेश भर की जनता और विपक्ष के बार लगातार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद धामी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उत्तराखंड के गड्ढों की वजह से आए दिन बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग अपनी जानें खो रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है देखिए कि जो पूरा उत्तराखंड नहीं समझा पाया पुष्कर सिंह धामी सरकार को, वो ऋषभ पंत के एक्सीडेंट ने बता दिया। ऋषभ पंत ने साफ तौर पर कल मुख्यमंत्री धामी जब मुलाकात करने गए तो बताया उन्हें कि सड़क के गड्ढे की वजह से मेरा ये भीषण हादसा हुआ। उत्तराखंड के गौरव, उत्तराखंड के सपूत ऋषभ पंत के साथ जो हादसा हुआ वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कम से कम उसने सरकार को चेताने का काम किया। एक तरफ जहां धामी जी मानने को तैयार नहीं थे कि उत्तराखंड में जगह जगह सड़क गड्ढा युक्त हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। तो ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड और यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में हुई भर्तियों के मामले में सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि विधानसभा में हुई भर्तियों में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। उनका कहना है कि राज्य गठन के बाद से ही अब तक की हुई भर्तियों में 8वीं 10वीं के लोगों को भी नियुक्ति दी गई है। तो वहीं उन्होंने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी पर सरकार पर निशाना साधा। देखिए, मैंने कहा कि अंकिता भंडारी और अंकिता भंडारी के साथ साथ जो यूकेएसएससी
और बेरोजगार साथियों का मामला है, इसमें बड़े स्तर पर नकल हुई है। इन दोनों ही प्रकरणों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम कहना चाहते हैं फनपुरपुरा में जिस तरीके से लगभग 50,000 लोगों को बेघर किया जा रहा है, सरकार उसमें जो है उनको संरक्षित करने के लिए काम करे। हम सरकार से कहना चाहते हैं बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाए। गैस के दाम भी बढ़ा रहे हैं, बिजली के दाम भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि अंकिता भंडारी। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई जांच के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दरअसल साल 2020 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को एक तरफा बताते हुए निरस्त कर दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट में पत्रकार उमेश कुमार ने खुद पर दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जांच का आदेश दे दिए थे। ऐसा करने से पहले उन्हें नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी नहीं पूछा गया था। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि यह न्याय की जीत हुई है और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है। जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां साधु संतों ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी मृत्यु के बाद लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने सकेंगे। मोदी सरकार की स्पॉन्सरशिप नीति में संशोधन के ऐतिहासिक फैसले को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने सराहा है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। दरअसल मां गंगा के नाम से करोड़ों हिंदुओं की आस्था गंगा से जुड़ी हुई है। दुनिया भर के हिंदू परिवार अपनों के निधन के बाद अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार आते हैं। इनमें पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी शामिल हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 30 से अधिक अस्थियां हर साल हरिद्वार में पाकिस्तान से विसर्जन के लिए लाई जाती हैं। लेकिन अब जब वीज़ा प्रणाली में संशोधन किया गया है तो इसकी संख्या बढ़ी जाएगी। जो लोग मां गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जन करना चाहते हैं वो भी भारत आ सकेंगे। वहीं निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान भी हमारा एक अंग ही है। वहां पर भी कई हिंदू परिवार रहते हैं जो आज भी भारत से प्रेम करते हैं। वो इस सनातन परंपरा की इस प्रक्रिया के लिए अपने परिजनों की मोक्ष की कामना को पूर्ण नहीं कर पाते थे। किन्हीं परेशानियों के कारण बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने आती थी। उनको जब ये प्रयास किया जाता था तो उसमें असफल भी हो जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार जिस प्रकार से सनातन परंपराओं का सम्मान करते हुए कहीं भी बैठे हुए हिंदू धर्मावलंबियों की सुख सुविधा एवं हिंदू धर्मावलंबियों की परंपराओं की चिंता करते हुए ये अगर संशोधन किया है तो इसका हम स्वागत करते हैं। जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं भले किसी भी देश में निवास कर रहे हों, विशेष करके पाकिस्तान तो हमारा भारत का ही हिस्सा रहा है, इसलिए उसमें पाकिस्तान में निवास करने में बहुत से हिंदू जिनके रिश्तेदार वगैरह इधर नहीं हैं उनकी भी गंगा मैया पर आस्था है, धर्म पर आस्था है, अपने देश से प्रेम है। इसलिए जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत ही देशवासियों के लिए और पाकिस्तान में निवास कर रहे जो हिंदू भाई हैं, सनातन धर्मावलंबी है, उनको बहुत बहुत सबको बधाई है। बहुत ही हर्ष का विषय है। ये बहुत ही श्लाघनीय जो है निर्णय लिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए हम तीर्थ पुरोहित का स्वागत करते हैं। दूसरा विषय ये है कि सनातन पे इसका जो प्रभाव है
अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक अपना ही महत्व है और हर जीवित प्राणी जो सनातन पे देखता है या चलता है, उसकी पद्धति को अपनाता है, उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु के बाद। तो बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। बता दें कि ये मारपीट का आरोप विधायक के समर्थकों पर लगा है। पौड़ी के निजली गांव में कुछ दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले के बाद ग्रामीण घायल युवक को पौड़ी जिला अस्पताल लेकर आए। युवक की गंभीर हालत को देखकर अस्पताल के डॉक्टरों की तरफ से युवक को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं पूरे मामले में पटवारी चौकी की तरफ से 6 लोगों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने के मामले को दर्ज किया गया है। आरोप है कि जिन लोगों ने ये हमला किया है वह पौड़ी विधायक के आदमी हैं। इस मामले में डीएम पौड़ी ने बताया कि मारपीट के मामले में कार्रवाई की जा रही है। जरूरत पड़ने पर राजस्व पुलिस के अलावा रेगुलर पुलिस की भी सहायता ली जाएगी। पूरे मामले को लेकर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नाम बता दीजिएगा। अनिल भंडारी। भंडारी जी, क्या कुछ ये मामला था? सुनने में आ रहा है कि विधायक के साथ जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ये किया गया है। हाँ जी सर। क्या कुछ था, कुछ घटनाक्रम? क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी से आप हैं तो। हम तो जा रहे थे, किसी का फादर वो हुआ था 2 महीने पहले डेथ। अब ये इस भाई ने बोला मेरे लिए कि वहाँ चलते हैं, थोड़ा उससे मुलाकात हो जाएगी और फिर जो है कि उससे पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने जो कि उन्होंने सोचा कि हमको मारने के लिए आ रखे हैं। संबंध में जो प्रकरण मारपीट का जो प्रकरण हमारे संज्ञान में है, उसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जानी है और रेवेन्यू पुलिस के माध्यम से, और आवश्यकता पड़ी तो रेगुलर पुलिस के माध्यम से भी की। और एक लड़का था जिसकी अभी 1 महीने पहले फादर की अभी डेथ हुई है, परी नाम है शायद उस लड़के का। तो हमने सोचा चलो हालचाल भी पूछ लेते हैं। वहाँ पे उससे बातचीत कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। इतने में एक दूसरा लड़का आता है जो थोड़ा सा ड्रिंक कर रखा था और वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो वो कुछ गलत तरीके से बात करने लगता है कि इतने रात में तुम यहाँ कैसे है। मैंने कहा ये तो हमारा ही गाँव है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी दूसरे गाँव में थोड़ी। तो बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां सूर्यदेव सुमन CHC में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र नगर में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने श्रीदेव सुमन CHC स्थापित सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया, जहां श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2,27,00,000 की लागत से सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध हो जाने से क्षेत्र के लोगों को सिटी स्कैन कराने के लिए अब देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बता दें कि अस्पताल को सिटी स्कैन मशीन जिला प्रशासन की तरफ से SDRF फंड से उपलब्ध कराई गई है। इस मौके पर नरेंद्र नगर पालिका के अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार, CMS अनिल कुमार नेगी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गोसाई, अस्पताल का स्टाफ और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और कल से हम लोग CT स्कैन की सुविधा पब्लिक को दे पाएंगे। CT स्कैन हेतु हमारे यहाँ कार्यरत एक्सरे टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दे दी गई है और इसकी रिपोर्टिंग टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से कराई जाएगी। पूर्व में पब्लिक को CT स्कैन कराने के लिए या तो ऋषिकेश या देहरादून जाना पड़ता था, परंतु अब ये सुविधा सबको इसी चिकित्सालय में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में देखेंगे तो लगातार नए इनोवेशन हो रहे हैं और नई मशीनें आ रही हैं, नई तकनीक आ रही है। और एक छोटे से काम को भी ये पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, एक्सीडेंट यहाँ पर होना बहुत साधारण सी बात है। लगातार एक्सीडेंट होते हैं, तमाम तरह की बीमारियाँ लोगों को लगती है, तो उनको कम पैसों में और ज़्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, इसके लिए यही लोग जो सस्ता इलाज मुहैया कराया जा सके, इस दृष्टि से यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना का निर्णय लिया। तो बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया। बाजपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम ने फर्जी अस्पताल के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दोराहा रोड स्थित
ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 9 महीने से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने और अस्पताल में बना ऑपरेशन थिएटर मानकों के अनुसार नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग को टीम ने ऑपरेशन थिएटर को सील किया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल के प्रबंधक को 1 दिन में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध करवाने और अस्पताल में मौजूद मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाने के निर्देश दिए। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं उपलब्ध करवाने पर अस्पताल को सील करने की चेतावनी दी है। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एक्चुअली ग्रीन सिटी हॉस्पिटल ये आपके बाजपुर प्रॉपर में है। इसकी शिकायतें बहुत दिनों से आ रही थी कि यहाँ पे ऑपरेशन बिना मानक के किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर गुप्ता और हमारी टीम एसडीएम साहब के यहाँ से आई तो देखा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 9 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने अप्लाई कर रखा है लेकिन 9 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं है। 3 मरीजों को ऑपरेशन किया गया है, कोई डॉक्टर नहीं था। नंबर 2 कूड़े का है, लेकिन इनकी ओटी जो है ऑपरेशन थिएटर जहाँ पे ऑपरेशन करते शल्य क्रिया होती है वो मानक के। बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां पर डिजास्टर मॉक ड्रिल की गई। उधम सिंह नगर में 5 जगहों पर रासायनिक आपदा पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के बाद डीएम ने मॉक ड्रिल के दौरान आई समस्याओं पर बैठक की। मॉक ड्रिल के दौरान मरीजों को अस्पताल में पहुंचाने में खराब ट्रैफिक व्यवस्था के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जहां मॉक ड्रिल के तहत काशीपुर में आईजीएल फैक्ट्री में अचानक इथेनॉल ऑक्साइड गैस के रिसाव की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को भी इसकी सूचना दी गई। इसी के साथ साथ राहत और बचाव कार्य को शुरू किया गया। तो वहीं साथ साथ डीएम के निर्देश पर आईआरएस भी एक्टिव हो गया। हाँ, ये आपका सेंट्रल लेवल से केंद्रीय स्तर से मॉक ड्रिल का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 जगह को चयनित किया गया है। जिसमें हमारे काशीपुर में आईजीएल को, जिसमें हमारे द्वारा पूरी 5 टीमें गठित की गई हैं, 5 एम्बुलेंसेस गठित की गई हैं। और ये इस वजह से कि कोई गैस का रिसाव ना हो, कहीं आग ना लगे फैक्ट्री में, उसके लिए मॉक ड्रिल। आखिरी में बात तो नरेंद्रनगर की कर लेते हैं, जहां आयोजित महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तरकाशी की टीम ने जीत हासिल की है। नरेंद्रनगर में इंटर कॉलेज के मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। मैच के पहले हाफ में स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी और उत्तरकाशी की दूसरी टीम कोई गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ में महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल उत्तरकाशी की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए लगातार 3 गोल कर उत्तरकाशी की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस दौरान उत्तरकाशी की अदिति पवार को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जबकि इसी टीम की भावना शाही को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और बागेश्वर की टीम को फेयर प्लेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस बार हम फाइनल जीते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है फाइनल जीत के। अगली बार भी हम पूरी ऐसी मेहनत करेंगे और दोबारा फाइनल जाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही खेलते रहेंगे ताकि हम नेशनल में भी एक बार उत्तराखंड में नाम रोशन करें। और खेल से बहुत ज़्यादा आगे का स्कोप भी है, जैसे ग्रेजुएट कर सकते हैं कोचिंग लाइन में, और जैसे हम खेलते वैसे वाले को भी खेल और खिलाड़ियों दोनों की अपार संभावनाएं हैं। आप इसी चीज़ को समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसी जगह में भी, जहाँ हमारा पहाड़ी जगह है और यहाँ इतना स्पेस नहीं है, फिर भी मैं इन लोगों की बहुत तारीफ करता हूँ कि एक ऐसा मैदान है हमारे पास यहाँ, जहाँ पर फुटबॉल जैसी प्रतियोगिता हो रही है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिताएँ भी हो सकती हैं। ये आयोजन माननीय अध्यक्ष नगर पालिका श्री राजेंद्र विक्रम सिंह पवार जी और हमारे एसडीएम साहब श्री देवेंद्र नेगी साहब और हमारे माननीय मंत्री जी श्री सुबोध उनियाल जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। और इसमें हमारे जो टीडी गढ़वाल के हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।